हाँ, थैंक यू बच्चों। आप लोग अभी पढ़ रहे थे शुक्राणु के बारे में कि शुक्राणु का आकार कैसा होता है, शुक्राणु का कार्य क्या है, या किस प्रकार से हमारे शरीर में क्रिया करते हैं, या किस प्रकार से अंडाणु को निषेध करने में सहायक होते हैं, इससे कौन कौन से भाग होते हैं, इसके बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारा कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए, लगातार वीडियो देखने के लिए, ताकि हम अभी से कंटिन्यू वीडियो आपको दिखाते रहें, इसके लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता जाए और मैं एक से एक वीडियो आपके सामने रखते जाए। तो बच्चों, अब हम लोग नर एवं मादा बनने की प्रक्रिया, यानी मेल और फीमेल का जो निर्माण होता है, ये कैसे होता है। क्योंकि आप सुने होंगे कि कुछ लोग कहते हैं गांव घर में कि लड़का या लड़की का जन्म देने का दोष महिला पर लगाया जाता है। कहता है ये मादा के कारण, फीमेल के कारण लड़का उत्पन्न नहीं हुआ। तो हम लोग इसको जानकारी लेने जा रहे हैं कि मेल या फीमेल का निर्माण किसके ऊपर निर्भर करता है, इसका मुख्य कारण क्या है ना, किसके कारण मेल और फीमेल का निर्माण होता है। पहले हम लोग चलते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम की कुल संख्या कितना होता है? कुल संख्या होता है 46। क्रोमोसोम की कुल संख्या कितने होते हैं? तो कुल संख्या होते हैं 46, और जोड़े में कितने होते हैं? 23। कुल संख्या बराबर 46 और जोड़े में 23। अब देखिए कि कुल संख्या हम बोल रहे हैं, यानी टोटल कुल संख्या होगा 46 और जोड़ा में 23, यानी जिसमें x और x, ये तो जोड़ा में है, x और y। अब ये देखिए इसमें x भी है और y भी है, और यहां पर क्या था? x है। तो जो x इसमें है, x तो यहां भी है ना, और यहां क्या है? y। यानी क्रोमोसोम में XX क्रोमोसोम जो होती है, इसकी संख्या होती है 22 और y +1 इक्वल टू 23। समझ में आ रहा है? x क्या है? 22 और y 1, यानी 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? क्रोमोसोम की कुल संख्या 46 और जोड़ा में 23। अब ये समान है, इसलिए कहते हैं इसको 2n। समझ में आ रहा है? तो नर या मादा बनने की प्रक्रिया प्रायः इसी के XX और XY क्रोमोसोम के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए कि मादा जो होते हैं, फीमेल जो होता है, ये फीमेल में होते हैं XX क्रोमोसोम। क्या होता है फीमेल में? फीमेल में XX और मेल में X और Y, यानी मादा में XX और नर में X और Y। तो X और Y जो होते हैं, तो ये इसको, ये जो नर मादा में होता है, फीमेल में होता है XX, इसको हम कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। क्या कहेंगे हम इसको? ऑटोसोम। ऑटोसोम की कुल संख्या होता है 22 जोड़ा। कुल संख्या कितना होगा? 22, जिसमें क्या होते हैं? X है, यानी दो समान गुणसूत्र, दोनों गुणसूत्र एक ही समान हो, ऐसे गुणसूत्र को हम ऑटोसोम कहते हैं, जो प्रायः फीमेल में पाए जाते हैं। यानी मादा में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र को हम कहते हैं ऑटोसोम, और नर में जो होता है इसको कहते हैं लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम, सेक्सुअल क्रोमोसोम, इसको क्या कहेंगे हम? सेक्सुअल क्रोमोसोम, यानी लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम कैसा होता है? असमान होते हैं दोनों। एक देखिए X भी है और Y भी है,
समझ में आ रहा है? इसको क्या कहेंगे? लिंक्ड क्रोमोसोम। अब देखिए ऑटोसोम जो फीमेल में क्रोमोसोम पाया जाता है, मादा में जो क्रोमोसोम है इसको हम अब रहेगा कि इसका कार्य क्या है, ऑटोसोम क्या है, ऑटोसोम के क्या कार्य है। तो फीमेल में जो होता है एक्सएक्स जो क्रोमोसोम होते हैं, जो समान गुणसूत्र होते हैं, इसका काम होता है शरीर के संपूर्ण बॉडी का निर्माण करना, शरीर के संपूर्ण भाग का, कि हाथ, पैर, मस्तिष्क इत्यादि जितने भी भाग हैं, ये संपूर्ण भाग का निर्माण करता है कौन? ऑटोसोम। ऑटोसोम का क्या कार्य होगा? कि शरीर के संपूर्ण संरचना का निर्धारण करना, और सिर्फ एक चीज को छोड़कर, किस चीज का? लिंग का। नर होगा यूट्रस में, जो मादा के यूट्रस में जो बच्चे पल रहे हैं, ये नर होगा या मादा होगा, इसका निर्धारण ऑटोसोम नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि इसमें दोनों समान है, और समान आएगा तब होगा। ये दोनों समान है तो ये शरीर के संपूर्ण भाग का निर्धारण करता है। और ये जो है एक्स और वाई, ये एक्स और वाई क्रोमोसोम जो होते हैं, ये मुख्य रूप से लिंग क्रोमोसोम, देखिए नाम से ही याद करना है, एकदम समझना। लिंग यानी लिंगों का निर्धारण करने वाली क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। समझ में आया? लिंग क्रोमोसोम इसका नाम ही है। लिंगों का निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम को हम लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। जो कैसा होता है? असमान एक्स और वाई। अब देखिए दोनों समझ में आ गया होगा। ऑटोसोम किसको कहेंगे? जो निषेचन क्रिया के बाद, अंडाणु को निषेचित करने के बाद यूट्रस के अंदर शरीर के संपूर्ण भाग का निर्धारण करे, इसको कहेंगे हम ऑटोसोम। ऑटो माने होता है बॉडी। और ये देखिए लिंग क्रोमोसोम, इसके बाद मादा के यूट्रस के अंदर 2 मंथ के बाद, 2 से 2.5 मंथ के बीच, ये क्या करता है? जिन क्रोमोसोम के कारण लिंगों का निर्धारण हो जाए, उसको हम कहेंगे लिंग क्रोमोसोम, सेक्सुअल क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? अब हम लोग थोड़ा चलते हैं कि लड़का या लड़की का निर्धारण किन से होता है। इसी में समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा आगे और डिटेल समझाते हैं कि लोग पर आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन होगा कि लिंग निर्धारण के प्रक्रिया को लिखें, या फिर लड़का या लड़की के जन्म देने का दोष प्रायः मादा पद आता है, ऐसा क्यों? फीमेल पद पर रखा जाता है, ऐसा क्यों? अब देखिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया तो लिखना है कि लिंग निर्धारण प्रायः क्रोमोसोम के कारण होते हैं, जिन क्रोमोसोम की कुल संख्या 46 होता है, और जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। नर और मादा में अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, एक में होता है उसको ऑटोसोम कहते हैं, जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा होता है एक्स वाई। नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण लिंगों का निर्माण होने की प्रक्रिया आरंभ होते हैं। अब जो आरंभ हो रहा है, अब हम लोग इसकी ओर आते हैं कि देखिए अगर फर्टिलाइजेशन क्रिया हुआ, निषेचन क्रिया, अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होना ही फर्टिलाइजेशन क्रिया, निषेचन क्रिया कहलाता है। समझ में आ गया? अगर निषेचन क्रिया हुआ और यहां से आ जाए कौन सा क्रोमोसोम? यहां से आ गया एक्स, अब देख रहे हैं यहां एक्स आ गया, और यहां से कौन आ जाए? यहां से आ जाए ये वाई, यहां से आ जाए वाई, यहां से आ गया वाई, और यहां से आ जाए एक्स। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है? और समान दो मिल रहा है, तो क्या बनेगा? ये यहां बनेगा लड़का, मेल का निर्माण होगा। मादा की यूट्रस में जो बच्चे पल रहे हैं, ये बच्चे कैसा होगा? ये बच्चे होगा लड़का जन्म देगा, क्योंकि वाई आया है। अगर एक्स आ जाता तो फिर लड़की होती, क्योंकि दोनों समान गुणसूत्र हो जाता। जो ही समान गुणसूत्र होगा तो बच्चे पैदा लेगा लड़की, तो लड़की में क्या है? दोनों गुणसूत्र समान है। तो यहां से अगर एक्स आ जाए, यहां से एक्स आ जाए, दोनों समान गुणसूत्र होगा तो लड़की ही पैदा लेगी। इसलिए लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है? नर में से जो आएगा सो, नर में से अगर वाई आ जाएगा तो लड़का होगा,
एक्स आ गया तो लड़की होगी। इसका मतलब प्राय दोष किसी होनी चाहिए, लड़के का। यानी 50-50 का मार्जिन दोनों का है, लेकिन अधिकतर दोष अगर यहां से y आ जाए तो लड़का होगा। इसी लड़की पर जो दोष दिया जाए ये बिल्कुल औसत है, बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। अब यहां समझ गए कि x और y आया तो होगा यहां लड़का, तो लड़का का जन्म होगा, फीमेल का मेल का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, किसका, मेल का। आप देखिए यहां से आ जाए x और यहां से भी आ जाए x, तो क्या हो जाए, फीमेल, लड़की। किसका निर्माण होगा, अगर यहां से x आ जाए और यहां से भी x आ जाए तो लड़की का जन्म देगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लड़का लड़की का निर्माण कैसे हो। अब थोड़ा और इसको डीप में पढ़िए। अगर यहां से x आ जाए, यहां से ये x आ जाए और यहां से y आ जाए तो क्या होगा, दो, अभी आप देखें कि 2 क्रोमोसोम मिलता है तो जीवों का निर्माण होगा। तो इसको हम इधर से मिला देते हैं तो क्या होगा, 2 मिला। तो अभी आप देखें x और y मिलता है, 2 भिन्न क्रोमोसोम है, तो किसका निर्माण हो रहा है, लड़का का। अब हम इसको इधर से मिला देंगे तो क्या होगा, लड़की। यानी बच्चे जन्म लेंगे वो कैसा होगा, जुड़वा होगा। कैसा होगा, जुड़वा होगा। एक लड़का दूसरा लड़की, यानी इसको x को और y को मिला दिए, ये दोनों मिल रहा है तो लड़का, फिर x और x मिलता है तो लड़की। अब दूसरा देखिए कि अगर यहां से आ जाए ये x, यहां से आ जाए y और फिर आ जाए x, समझ में आ रहा है, तो कौन सा बच्चा जन्म लेगा। अब यहां फिर वही क्रिया करना है, इस दोनों को हम मिलाते हैं तो x और y मिल रहा है तो क्या होगा, लड़का का जन्म होगा। अगर फिर हम इस दोनों को इधर से मिलाते हैं तो क्या होगा, x और y दोनों है, यानी बीच में y है, y दोनों को अपने अंदर में रख रहे हैं, दोनों गुणसूत्र को दोनों में दे रहा है। इसका मतलब यहां जो जन्म होगा वो जुड़वा बच्चा होगा, लेकिन दोनों लड़का ही होगा। क्या होगा, दोनों लड़का होगा। अब देखिए यहां तक समझ में आया लड़का लड़की कैसे जन्म होगा, जुड़वा बच्चे की जन्म कैसे होती है। आप दूसरा देखिएगा, नपुंसक। नपुंसक सुने होंगे, जो न तो मेल है न फीमेल है। यानी ऐसे जीवों के बारे में आगे पढ़ेंगे कि जब किसी, अभी आप देखिए गुणसूत्र की कुल संख्या कितना था, गुणसूत्र की कुल संख्या था 46, ऐसे +1 हो जाएगा कितना होगा, 47। यानी ऐसे मानव का जन्म जिसके शरीर के अंदर गुणसूत्र की कुल संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी x है तो x 3x, ये x हो गया। अब क्या होगा, इस प्रकार जो होंगे इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगा। जब क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगा तो इस प्रकार से जो बच्चे उत्पन्न होगा, ऐसे बच्चे प्राय क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं कि ऐसे बच्चे में नो मेल का गुण होता है, नो फीमेल का गुण, वो नपुंसक कहलाता है। अब हम शायद आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहीं से किसी को कोई दिक्कत है, यानी आपको क्वेश्चन बनेगा, मैं जब चैप्टर समाप्त होगा मैं ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग समझाएंगे कि कौन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको अभी भी रहा हुआ, आप प्रत्येक मेरे वीडियो को देखते रहिए ताकि आगे जो मैं क्वेश्चन आपको देंगे वो बनाने में आपको आसान हो, उस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ लें। तो हम लोग इसको मिटा दें। चलिए कोशिश कीजिए कि समझने का, जब बोर्ड पर आप समझ जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है, बना लें। ये तो छोटा सा बात है, ये सब बनाना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप पहले ध्यान दीजिएगा। तो
अब हम लोग पढ़ रहे चल रहे हैं अब हम लोग चल रहे हैं मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको परीक्षा का ये विवेक क्वेश्चन बनता है कि मासिक चक्र या मेंस साइकिल क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको कहते हैं, मेंस साइकिल है क्या, ऋतुस्राव किसको कहते हैं, मासिक चक्र क्या है, या फिर मध्य चक्र क्या है। आपके बोर्ड का एकदम कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, ये विवेक क्वेश्चन बनता है। ये किसके शरीर में होगा, फीमेल में होगा ना, मेल में नहीं, फीमेल में। ये किस में होगा, ये फीमेल में होता है। मादा के शरीर में ऐसी क्रियाएं होते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि मासिक चक्र है क्या, ये क्यों होता है, इसके होने से क्या लाभ क्या हानियां होता है। देखिए अब हम लोग इससे पहले फिगर बनाए थे, आप लोग समझ, यूट्रस का फिगर आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए जब किसी मादा की उम्र हो जाए, कितना मैंने बताए हुए हैं कि जब किसी मादा का उम्र हो जाए 12 से 14 वर्ष, कितने वर्ष हो जाए, 12 से 14 ईयर। अगर 12 से 14 वर्ष हो जाए तो 12 से 14 वर्ष की उम्र में उसके अंदर जो है एस्ट्रोजन हार्मोन डिस्चार्ज होता है। किसमें, ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन डिस्चार्ज होगा। जब एस्ट्रोजन हार्मोन डिस्चार्ज होगा तो मादा के यूट्रस के भागों में जो ओवरी होते हैं, ओवरी के अंदर जो ओवम होता है, ओवम मैच्योर होने लगता है। मैच्योर मतलब परिपक्व होने लगता है, और परिपक्व होने के बाद निषेचित होने के लिए बाहर निकलते हैं। कहां निकलते हैं, ये बाहर निकलते हैं। किस भाग में, ये शरीर के फैलोपियन नलिका के भागों में बाहर निकलते हैं। जब फैलोपियन नलिका के भाग में बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद किसी कारणवश निषेचन क्रिया नहीं होता। जब नहीं होगा, ये जो ओवम बाहर निकला, ये ओवम क्या होगा, ये तो निष्क्रिय हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। ये जब मर जाता है तो बेकार बन जाएगा, उसे शरीर से बाहर निकलनी चाहिए। अगर बाहर नहीं निकलता है तो यूट्रस के अंदर इंफेक्शन फैलना आरंभ हो जाएगा। हम लोग आगे अगले चैप्टर में देखेंगे कि इससे क्या क्या हानियां होगा। आप देखिए कि ये क्या होता है कि इसमें बीमारियां फैलना आरंभ हो जाएगा, इसलिए इसे निकालना अति आवश्यक है। साथ ही साथ जब मेंस साइकिल आरंभ होते हैं, मासिक चक्र आरंभ होता है, उससे पहले जो हार्मोन डिस्चार्ज हुआ था, हार्मोन डिस्चार्ज होने के कारण मादा के यूट्रस के अंदर, किसके अंदर, मादा के यूट्रस के अंदर, यूट्रस की दीवार पर, यूट्रस का जो दीवार होता है, यूट्रस का जो दीवार होता है, इस दीवार के चारों ओर, यूट्रस के दीवार के चारों ओर क्या होता है कि रुधिर के संरचना बनने लगते हैं। किसकी संरचना बनने लगते हैं, रुधिर का, यानी रक्त आकर के इसमें जमा हो जाता है। रुधिर का संरचना ये बनता है ग्राफिक पुटक, रुधिर का संरचना बनने लगता है। अब ये संरचना बना किसके लिए, ताकि यहां आ जाए ओवम, और ये ओवम परिपक्व मैच्योर होने के बाद ये यहां आ जाए और ये जीव का निर्माण करे, जायगोट का निर्माण करे। लेकिन जायगोट का निर्माण जब नहीं होता है, ओवम यहां आकर के मर गया, ऐसे परिस्थिति में ये भी शरीर से बाहर निकलेंगे, और ये जो था यूट्रस की दीवार के अंदर जो रक्त का निर्माण हुआ था, ये शरीर से ये भी टूटने लगता है, ये टूटने लगेगा और सूखने लगेगा, और शरीर से ये बाहर निकलेगा। अब ये जो बाहर निकलता है, इसकी ना अस्थायी समय सीमा होता है कि प्रत्येक महीने के कौन सा दिन, 28वें दिन, प्रत्येक महीने के 28वें दिन ये शरीर से भेजना के द्वारा ये शरीर से
बाहर निकलते हैं, जो क्रिया प्रायः 3 से 5 दिनों तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 3 से 5 दिन तक चलता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं ऋतुस्राव, मासिक चक्र, मेंस साइकिल। इसको क्या कहते हैं? मेंस साइकिल। यानी एक बार और आप लोग देखिए कि मादा के यूट्रस के अंदर ओवरी में जब हार्मोन स्राव होते हैं, तो हार्मोन डिस्चार्ज होने के कारण यहां से ओवम परिपक्व होकर के फैलोपियन नलिका की ओर आते हैं और यूट्रस की दीवार में रुधिर का संरचना बनने लगता है, जो संरचना जायगोट के निर्माण में सहायक होता है। लेकिन किसी कारणवश फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हुआ, निषेचन क्रिया नहीं हुआ, तो ये अंडाशय टूट जाएंगे, सूख जाएंगे, क्योंकि 72 घंटे ही इसका उम्र होता है। तो ये शरीर से बाहर निकलेगा, निकलना काफी जरूरत है। और ये जो यूट्रस की दीवार में इस प्रकार के रुधिर का जो संरचना बना है, ये संरचना भी टूटने लगेगा, सूखने लगेगा और ये बेकार पदार्थ बन जाएंगे। इससे शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है, जो प्रत्येक महीना के, प्रत्येक मंथ के 28वें दिन बाहर निकलता है। कब निकलता है? 28वें दिन बाहर निकलते हैं। और ये क्रिया प्रायः 3 से 5 दिन तक चलते हैं। कितने दिन चलते हैं? 3 से 5 दिन तक चलते हैं। इसी को हम कहते हैं मासिक चक्र या ऋतुस्राव। अब देखिए कि ये क्रिया प्रायः 12 वर्ष से 45 से 50 वर्ष तक, 45 से 50 वर्ष तक चलता है। फीमेल में कितने दिनों तक चलते हैं? 45 से 50 वर्ष। इसके बाद ये स्वतः बंद हो जाता है। तो जो ये 12 वर्ष में जो प्रथम बार ये आरंभ हुआ, ये क्रिया आरंभ होता है, इसको कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहेंगे इसको? रजो दर्शन। रज माने रक्त होता है, ब्लड होता है, रुधिर होता है, खून जिसको बोलते हैं। तो रज को देखना, रज मतलब खून, और दर्शन मतलब देखना। आपको क्वेश्चन बनेगा परीक्षा में कि रजो दर्शन को परिभाषित करें या रजो दर्शन क्या है। तो मादा के शरीर से प्रथम बार मासिक चक्र का आरंभ होना रजो दर्शन कहलाता है। बन जाएगा? रज मतलब खून। प्रथम बार मासिक चक्र जब आरंभ होते हैं, वो आरंभ जब होते हैं उसमें वो ब्लड दिखाई दे, इसको कहेंगे रजो दर्शन। समझ में आ रहा है? अब देखिए जब 45 से 50 वर्ष में ये बंद हो जाए, तो रजो बंद जब होगा, बंद को क्या कहेंगे? रजो निवृत्ति। क्या कहेंगे इसको? हम इसको कहेंगे रजो निवृत्ति। रज मतलब ब्लड। अब तुरंत बता, रज मतलब ब्लड, खून। निवृत्ति मतलब समाप्त होना। यानी जब किसी मादाओं की उम्र हो जाए 50 से 55 वर्ष और उसके यूट्रस से वेजाइना के द्वारा रक्त का बाहर निकलना या मासिक चक्र का बंद होना, क्या कहलाएगा? रजो निवृत्ति। यानी किसी मादाओं में मासिक चक्र का बंद हो जाना ही रजो निवृत्ति कहलाता है। यहां सब तक समझ में आ रहा है कि रजो, परीक्षा में आपको रहेगा कि रजो निवृत्ति किसको कहते हैं, रजो दर्शन किसको कहते हैं। तो प्रथम बार अगर मासिक चक्र देखा जाए तो इसी बालिका में क्या होगा? रजो दर्शन। जब बंद हो जाए 45 से 50 वर्ष में, तो रजो निवृत्ति। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखिए रजो निवृत्ति या रजो दर्शन जो हुआ है, इसका उम्र था, तो उम्र समझिए 12 से 14 वर्ष में क्या होगा? प्रथम आरंभ होते हैं, तो उसको कहेंगे रजो दर्शन। और 45 से 50 वर्ष में जब बंद होगा तो रजो निवृत्ति। जो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? हार्मोन के ऊपर। कौन सा हार्मोन? तो एस्ट्रोजेन। किसके ऊपर? एस्ट्रोजेन के ऊपर निर्भर करता है कि एस्ट्रोजेन के कारण कि मासिक चक्र किस हिसाब से हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, जो प्रायः प्रत्येक मंथ के
28वें दिन होते हैं, आरंभ होते हैं, और 3 से 5 दिन तक चलता है। समझ में आ रहा है? कितने दिन तक होता है? 28वें दिन प्रारंभ होते हैं और 3 से 5 दिनों तक चलता है। अब देखिए थोड़ा हम लोग यहां, अगर निषेचन क्रिया हो जाता, फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाता और निकले हुए ओवम, अंडाणु फेलोपियन नलिका के अंदर अगर निषेचित हो जाता, तो निषेचित होता तो ये जो रुधिर का जो निर्माण हुआ था, ये रुधिर क्या करता है, ये यूट्रस की दीवार, मादा के यूट्रस, मादा का जो यूट्रस होता है, यूट्रस की दीवार में आकर के ये चिपक जाता है, ये यहां आकर चिपक जाएगा, ये चारों ओर चिपका हुआ, और बच्चे की नाभि से आकर के, बच्चे का इसमें निर्माण हुआ और बच्चे की नाभि से ये जुड़ जाएंगे। क्या हुआ? बच्चे के नाभि से ये, बच्चे के नाभि से यहां ये जुड़ गया। अब नाभि से जुड़ जाएगा तो बच्चे को क्या करेगा? ये बच्चे में शोषण, पोषण, उत्सर्जन जैसे जो क्रिया होते हैं, ये क्रिया प्राय करने में सहायक होता है, जिसको हम कहते हैं प्लासेंटा। क्या कहेंगे इसको? प्लासेंटा या अपरा। आपको क्वेश्चन रहेगा प्लासेंटा क्या है या अपरा क्या है। तो मादा के यूट्रस में रुधिर के द्वारा बनने वाले एक संरचना होते हैं। क्या ये? मादा के यूट्रस में रुधिर के द्वारा बनने वाले एक संरचना होते हैं, जो मादा के गर्भाशय की दीवार से बच्चे के नाभि से जुड़े हुए होते हैं। मादा के यूट्रस की दीवार से बच्चे के नाभि से जुड़े हुए रहते हैं, जो बच्चों को शोषण क्रिया, पोषण क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, शरीर में तापमान को बनाए रखने में सहायक होता है। अब आप लोगों को बनेगा प्लासेंटा का कारण कि, या फिर प्लासेंटा या अपरा किसको कहेंगे, इसके कार्य को लेकर या इसको परिभाषित करें। मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए कि प्लासेंटा है क्या, प्लासेंटा के कार्य को लिखें, इसके मुख्य कार्य क्या होता है, बन जाना चाहिए, बन जाएगा। अब देखिए मैंने ये भी समझा चुके थे कि एक मादा में जो ओवम होता है, ये कब निकलता है? प्रत्येक महीने के मासिक चक्र जब हो, कितना बड़ा आप लोग समझाए कि मासिक चक्र जब हो उसके 14वें दिन निकलते हैं। कब निकलते हैं? 14वें दिन ये निकलता है। इसके बाद या इसके पहले निकले तो अनमेच्योर होगा वो, या तो बाद निकल रहा है तो निकला और वे मर जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया उसका उम्र होता है कितने, एक अंडाणु का उम्र क्या होता है, अंडाणु का उम्र होता है 12 से अंडाणु का उम्र होता है 24 घंटे, यानी अंडाणु जीवित रहेगा मात्र 24 घंटा, और 24 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आ रहा है? अब हम लोग इसको मिटा दें, ठीक है? आप लोग लिखते लेकिन जाइए, ऐसा नहीं कि हम तो पढ़ा दें और आपको कहीं से कोई लिखा हुआ नहीं मिले तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आप लोग इसको लिखते जाइए। इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रसव क्रिया, कि प्रसव क्रिया है क्या। प्रसव क्रिया जो क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रसव क्रिया। अभी आप देखें कि जब फर्टिलाइजेशन क्रिया हुआ, अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब देखिए कि जब अंडाणु और शुक्राणु जब निषेचित हो गया, तो निषेचित होने के बाद जायगोट का निर्माण होता है, यानी यूट्रस के अंदर इस प्रकार से एक जीव की निर्माण
बन के तैयार हो जाता है। और जो जीव का निर्माण होता है, ये जीव एक निश्चित समय पर, यानी प्रत्येक मादाओं में जब फर्टिलाइजेशन क्रिया संपन्न होता है तो जायगोट का निर्माण, संपूर्ण जायगोट का, संपूर्ण शिशु का निर्माण हो जाता है। तो निर्माण होने के बाद एक निश्चित समय में, यानी 9 महीने के बाद, 9 मंथ के बाद इसका जन्म होता है। तो जन्म होने का क्रिया ही क्या कहलाता है? प्रसव क्रिया, पार्चुलेशन। बन जाएगा। प्रसव क्रिया क्या है? कि मादा के यूट्रस में पल रहे बच्चों का निश्चित समय के बाद, निश्चित समय पर जन्म लेना ही पार्टुलेशन कहलाता है, प्रसव क्रिया कहलाता है। बन जाएगा। प्रसव क्रिया क्या? प्रसव क्रिया, मादा के यूट्रस में पल रहे बच्चों का एक निश्चित समय पर जन्म लेना क्या कहलाएगा? कि प्रसव क्रिया। यहां तक बन जाएगा आप लोगों को। प्रसव क्रिया किसको कहते हैं? जो प्रत्येक मादाओं में 9 मंथ के बाद अगर बच्चे जन्म लेते हैं, वो बच्चे मैच्योर होते हैं, बच्चे के शरीर में विभिन्न अंगों का निर्माण हो गया रहता है। अब हम लोग चलते हैं लैक्टेशन। आप देखिए क्या है कि लैक्टेशन, लैक्टेशन है क्या ना? हम लोग इसको पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन, दूध स्राव। जब मादाओं में फर्टिलाइजेशन क्रिया होता है, जायगोट का निर्माण होता है और निश्चित अवधि के बाद प्रसव क्रिया होता है, तो प्रसव क्रिया होने के बाद मादा के द्वारा, मादा के स्तन ग्रंथियों के द्वारा जो दूध स्रावित किया आता है, सफेद पदार्थ स्रावित किया आता है, जो बच्चों के लिए भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, इसी को हम कहते हैं दूध स्राव। जो जन्म लेने के समय ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के ऊपर निर्भर करता है। उन मादा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस रेशियो से डिस्चार्ज हो रहा है। अगर अच्छे रेशियो से डिस्चार्ज हो रहा है तो अधिक मात्रा में दूध का स्राव होगा, स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव अधिक मात्रा में होगा। अगर नहीं हो रहा है फिर नहीं होगा, कम मात्रा में होगा। तो ये क्या है? दूध स्राव क्या है? तो मादा के स्तन ग्रंथि, मादा के जो स्तन ग्रंथि होते हैं, स्तन ग्रंथियों में 15 से 20, कितना? 15 से 20 ग्रंथियां पाए जाते हैं। जिन 15 से 20 ग्रंथियों के द्वारा दूध का स्राव होता है। क्या होता है? दूध का स्राव होता है। इसके द्वारा क्या होता है? कि दूध का स्राव होता है। ये दूध का स्राव होता है, इसी को कहते हैं लैक्टेशन या दूध स्राव। बन जाएगा। अब देखिए मादा के जो ये बच्चे जन्म लिया और जन्म लेने के तुरंत बाद जो जन्म लेता है, तुरंत बाद जो दूध निकलता है, गाढ़े पीले दूध, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं खिरसा, कोलेस्ट्रॉम। क्या कहते हैं इसको? कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या है? आपको परीक्षा में कोलेस्ट्रॉम सब क्या समझते हैं? खिरसा क्या है? या मादा के स्तन ग्रंथियों से जन्म लेने के तुरंत बाद निकलने वाले गाढ़े पीले दूध को क्या कहते हैं? तो कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, खिरसा कहते हैं। और अगर खिरसा के कार्य महत्व लिखे, तो ये क्या होता है कि ये बच्चे के लिए अत्यधिक पोषक तत्व देने वाले होते हैं। ये अधिक से अधिक मात्रा में पोषक तत्व देता है ना। ये अधिक से अधिक मात्रा में पोषक तत्व देता है, जिसमें प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा पाए जाते हैं, जिससे बच्चे में पाचन क्रिया काफी ठोस होते हैं। लीवर ऐसे बच्चे को काफी मजबूत होता है। आंख, नेत्र में फैलने वाले, आई में फैलने वाली बीमारियां जो है
काफी कम होते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉम क्या? कोलेस्ट्रॉम मादा के स्तन ग्रंथियों से प्रथम 2.5 घंटे के अंदर निकलने वाला गाढ़े पीले रंग के पदार्थ होते हैं जो बच्चे के लिए भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसी को हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। क्या कहते हैं इसको? कोलेस्ट्रॉम। तो बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का। अब आप लोग इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बना के लाएंगे। जो क्वेश्चन जो इस चैप्टर का जो वीवीआई क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि क्वेश्चन कौन सा वीवीआई है, और क्वेश्चन को मैं आपको फिर से रिवाइज कराएंगे ताकि क्वेश्चन आपको ये भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आपको कहीं से क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से बना दें। तो मैं अगला मेरी एक से एक जो भी मैं वीडियो डालूंगा, मैं चाहूंगा आप लोगों से सारे वीडियो देखते जाए और इसको आप सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि मेरा जितने आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल उतने बढ़ते जाएगा, मैं उतने अच्छे से एक वीडियो डालते जाएंगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैं वो भी डालूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा, और जो परीक्षा नजदीक आ जाए, काफी समीप आ जाए, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ गेस्ट क्वेश्चन भी डालूंगा। जो क्वेश्चन सटीक होगा, श्योर होगा। जय हिंद बच्चों।